डॉक्टर साहब, पीटीआई की जानिब से कहा गया था कि आरडी चौक पर एहतजाज करेंगे, जबकि हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि अभी आप ना करें, इसको मौखर कर दिया जाए। अभी हम देख रहे हैं गिरफ्तारियों की भी इतलात है। क्या सूरत हाल कशीदा होती जा रही है? अभी तो कशीदा है सूरत हाल जी। बहुत ज़्यादा। और इस्लामाबाद में मेरा ख्याल आज 248 जो आइन का आर्टिकल है 245 उसके तहत से फ़ौज भी कंट्रोल संभाल लेगी सिक्योरिटी का। और पस मंज़र में जो है वो बातचीत हो रही है मुख्तलिफ हवालों से। और यकीनन इस्लामाबाद के अंदर इंतशार और सिक्योरिटी की तो सूरत हाल बड़ी उसका ठीक रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ ही और भी बहुत कुछ हो रहा है पस मंज़र में। ये तरमीम शायद ना आएँ, शायद मुखर हो जाएँ, ये भी बात चल रही है। हसनात मलिक साहब ने जो आज ख़बर दी एक्सप्रेस में, उस हवाले से मुख्तलिफ़ बातें हो रही हैं। शायद एक बात ये भी कही जा रही है कि वो जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो शायद ख़ुद तैयार नहीं हैं, या वो तैयार हैं शायद ख़ुद इस आइनी अदालत के ऊपर जो है उसके चीफ जस्टिस बनने के लिए। और तरमीम जो हैं कुछ जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से हैं वो शायद वापस ले ली जाएँ। शायद वो जो बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कही थी कि ये सारे मामला तरमीम को आगे कर दिया जाए, बिलावल साहब ने कहा था कि नहीं। तो इसमें अब एक दरमियान में सेफ़, यानी आप समझें कि एग्ज़िट सबको दिया है। और वो जो है यानी जो हमारी इस वक्त जो ये अरेंजमेंट है उसको, और वो दिया है हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कि 7 तारीख को, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो रहा है, तो गज़ा के हवाले से एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वगैरह बुलाई जाए। तो तरामीम से हट के अब ज़रा इस तरफ तवज्जो ज़्यादा चली गई है। तो मेरे ख़्याल से इसके अलावा भी जो मुज़ाकरात होंगे, अगर वो यहाँ आते हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तो ज़ाहिर है उनके कारकुन गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर सकते हैं। ये अगर बात सामने आ जाती है उनके कि तरमीम बाद में होती हैं, और मतलब कोई दरमियानी रास्ता मैं उम्मीद करता हूँ कि निकल आएगा। उसके बाद कोई मतलब ये मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी यही मशवरा दिया था, फिर मौलाना साहब ने भी यही दिया था कि भाई सारे इश्यूज़ जो हैं ये अभी SCO समिट आ रही है, बाकी और इश्यूज़ हैं और अफरा तफरी इंतशार, ये तो सारा तो लिख, तो ये मामला सारे शायद तरामी वगैरह के कुछ डिले हो जाएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर बहस हो, खूब बहस हो इस पर, जो माहिरीन कानून हैं और जो वकला हैं और बार एसोसिएशंस हैं और बार काउंसिल्स हैं और अवाम भी तो स्टेक होल्डर हैं, उनको भी तो पता चले कि भाई ये उनके लिए कोई अदालती इस्लाहत हो रही हैं। तो इस तरह का कोई रास्ता अगर निकलता है तो मेरा ख्याल बहुत मुनासिब होगा, वरना तो फिर टकराव तो हम वाहिद चीज़ है जो इस वक्त मैं बार बार कहता हूँ कि इंतशार और ये खुलफिशार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते इस वक्त। दूसरी जो बात है वो ये है कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर जो हैं, उन्होंने, जयशंकर जी ने पाकिस्तान आने का ऐलान किया कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और खुशामदीद, हम बतौर पाकिस्तानी उनको खुशामदीद कहते हैं, और बड़ा अच्छा उनका फ़ैसला है। इससे मेरा ख़्याल से 2015 में सुषमा स्वराज आई थी पाकिस्तान, और वो जो हैं वो अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई इवेंट था उसमें वो आई थी। वो भी बड़ी दबंग किस्म की पॉलिटिशियन थी। 2020-21 में वो वफ़ात पा गई। तो वो जो है वो वज़ीर आला भी रहीं, बहुत उनका एक एक्टिव रोल रहा है इंडिया की पॉलिटिक्स में। तो वज़ीर अमूर ख़ारजा भी रहीं फिर उसके बाद, और काफ़ी, तो ये 15 साल के बाद जो है जयशंकर जी जो है मेरे ख्याल से पहली दफ़ा आ रहे हैं। इससे पहले सुषमा स्वराज जी आई थी 2015 में, 2014 में तो हुकूमत आई थी जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की। तो ये बहुत अच्छा है कि ये आ रहे हैं, और बहुत अच्छा है। और दूसरा एक अच्छा जो इनकी तरफ से जयशंकर जी जो है इनकी तरफ से, मैं इनका वैसे अच्छा खासा फ़ैन हमेशा रहा हूँ। कभी कभी ये ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें तो हम तनकीद करते हैं, लेकिन वैसे जो है हालात भी तो बड़े अजीबो-गरीब हैं पूरी दुनिया के, और उसमें इंडिया जो है उसमें ज़ाहिर है कि वो मसले हैं इनके। लेकिन ये है कि ये श्रीलंका भी गए हैं, वहाँ के जो नई हुकूमत वहाँ पे आई है उनसे भी मुलाकात की, उनके सदर से। और ये सार्क देखें, आप अपने दूर दराज इधर उधर से कोई मदद के लिए नहीं आएगा। अगर आपके ताल्लुकात अपने पड़ोसियों से ठीक होंगे और अपने ख़त्ते में ठीक होंगे तो आप सरवाइव करेंगे, आप ग्रो करेंगे, आप आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप सबसे लड़ाई करके ना एक ही वक्त में, बांग्लादेश और नेपाल और भूटान और वो
जनाब म्यांमार और इधर उधर और मालदीव और सबसे कर आके, और आप ये सोचेंगे कि वो जनाब उधर से अमेरिका बहादुर आके आपको बचाएगा किसी लड़ाई की सूरत में और हम सबसे लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता। और कोई मुल्क छोटा बड़ा मुल्क अगर छोटे बड़े अपने रकबे के लिहाज से हो रहे होते तो दुनिया इस वक्त किसी और रुख पे होती। तो एक बराबरी के ताल्लुकात, अच्छे ताल्लुकात, सार्क को दोबारा बनना चाहिए, अच्छा है, मामला तय होने चाहिए। तो ये तो मेरे लिए तो बड़ी अच्छी बात है कि वो तशरीफ़ ला रहे हैं पाकिस्तान, और मेरे ख्याल से आने से पहले अपना मूड वूड ठीक करके आए वो, तो अच्छा है। ज़रा थोड़ा सा मतलब होता है ना कि मतलब ज़रा अच्छे प्लेजेंट उसमें जो उनकी है, तो अब खुश आमदीद उनको। और इसमें जो है वो तो एससीओ की समिट बड़ी इंपॉर्टेंस अख्तियार कर गई है। यहाँ पे चाइना आ रहा है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे एससीओ के तो बहुत मुल्क हैं ना। एससीओ के लिए तो लाइन लगी हुई है कि मुल्क जो है सारा सेंट्रल एशिया भी है तो बाकी भी मुल्क, तो एससीओ की समिट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये है कि लेकिन इस दौरान जो सारी तवज्जो है वो है इस वक्त मगरबी एशिया, अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता कह लें उसको, या आप उसको फैलाते चले जाएं, ठीक है। तो वहाँ पर जो हालात जन्म ले रहे हैं वहाँ पे अब मगरबी एशिया यूँ नहीं कह सकते क्योंकि ईरान है बीच में, तो ईरान पता नहीं मगरबी एशिया में आता है कि मशरिक़ वस्ता में, बहरहाल जो भी है, जो जहाँ पर है, जो जिस तरह से भी उसको। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने आज जो है वो नमाज जुमा के खुतबा उन्होंने दिया, और काफ़ी तवील अरसे के बाद, 4-5 साल के बाद उन्होंने जो है ये इस तरह से खुतबा उन्होंने दिया। और उसमें उससे पहले जो है वो कुरान शरीफ की तलावत हुई, पढ़ा गया कुरान शरीफ। बहुत लोग वहाँ पे ईरान में, तेहरान में, उन्होंने जो है वो जो शोहदा सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो हैं इस इसराइल के मद्दे मुकाबिल जो लड़ते हुए शहीद हुए। और फिर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने बिल्कुल ओपन एयर, एक था ना कि वो चले गए हैं और डर रहे हैं ये वो, और जब वो उससे पहले ईरान के सदर और उनके स्पीकर पार्लियामेंट और उनके जो पासदारान के जनरल्स और सारे लोग उसमें खुले आसमान तले जो हैं वो सब नज़र आए बैठे हुए। और उसमें जो है उन्होंने मैसेज ये दिया, 2-4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट उन्होंने की। एक तो उन्होंने ये कहा कि इसराइल जो है वो तमाम मुसलमानों को जो है वो इकट्ठे होके इसको इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ना चाहिए, और लेबनान के ख़िलाफ़, और मकबूजा फ़लस्तीन का नाम अब इस्तेमाल हो रहा है। ये बात मैंने पहले भी की थी कि अब इसराइल का नाम वो इस्तेमाल नहीं करते। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो 7 अक्टूबर को, अब 7 अक्टूबर को 1 साल होने वाला है। 1 साल से गज़ा में इसराइल जो है वो हमास के याहिया सिनवर को 1 साल कुछ 45-50 हज़ार फ़लस्तीनी शहीद करने के बावजूद हमास की क़यादत ख़त्म नहीं हुई। लेबनान को तो भूल जाएं। तो उन्होंने कहा कि एक तो 7 अक्टूबर बिल्कुल ठीक था, और दूसरा ये कि जो हमने किया वो भी बिल्कुल ठीक था, जो ईरान ने किया वो भी ठीक था, और जो हमास ने 7 अक्टूबर को किया तो वो भी बिल्कुल ठीक था। और उसके साथ उन्होंने ये बात की कि मतलब ईरान जो है वो तमाम, उन्होंने मुसलमानों से और दुनिया से सबसे कहा कि भाई ये जो है इसमें आप शरीक हो, अरब ममालिक और मुसलमान जो सियोनी रियासत, वो जो ईरान का एक ख़ास मौक़िफ़ है। लेकिन उसके साथ ही ये हुआ कि इसी दौरान जब वो ये खुतबा उनका हो रहा था नमाज जुमा के बाद, अच्छा, पूरे तेहरान में जनरल कासिम सुलेमानी और सैयद हसन नसरुल्लाह और बाकी जो अभी हालिया दिनों में इनके रहनुमा शहीद हुए हैं, उनके जो है वो परचम और तस्वीर और बैनर्स लगे हुए थे। लेकिन इसी दौरान जो है वो इंतहाई अहम बात ये हुई कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा, अब आप हालात, ये हालात जो हैं जिसमें शदीद पिछले 24 घंटों में अब तक की बदतरीन
बमबारी की है नेतन्याहू ने, इसराइल ने, लेबनान पे, और ख़ास तौर पे दाहिया का इलाका तो बिल्कुल ही तबाह हो चुका है। वो बैरूत के रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे उनका जहाज़ लैंड कर गया, किसका? ईरान के वज़ीर ख़ारजा का। इन हालात में लेबनान ईरान के वज़ीर ख़ारजा पहुंच गए, और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने वज़ीर आज़म नजीब मिकाती से और जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं नबी बैरी, उन दोनों से उनकी मुलाकात हुई, और यकीनन और मुलाकातें भी होंगी। अच्छा, अब इसके बारे में कि जहाज़ कौन सा था, ईरान का था, किसका था, इसको छोड़ दें जी। बस मैं यहीं पर कि वो किस जहाज़ में उन्होंने फ़्लाई किया, और लिखा तो ईरान का ही था जो नज़र आ रहा है, लेकिन बहरहाल उसकी सिक्योरिटी कैसे हो रही थी और किस तरह से वो आगे गया। अच्छा, इसमें जो है वो तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी जो बात है उसमें ये है कि जो सैयद हसन नसरुल्लाह को गुज़रे 24 घंटों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सैयद हसन नसरुल्लाह को जो है किसी ऐसी जगह पे जिसको अभी तक जिसका ऐलान नहीं हुआ, और कहा यह गया है कि वो एक आर्जी जगह है जहाँ पे उनकी तदफीन हुई है। अच्छा, और मतलब ज़ाहिर है कि गुस्ल दे के और जो भी हैं सारी रसूमात, आखिरी रसूमात उनकी। लेकिन जो टेलीग्राम मैसेजेस चल रहे हैं, चूँकि ये कहीं बात इतनी ही बात हुई है कि वो उनकी तदफीन हो गई है। अच्छा, अब्बास मूसवी जो इनसे पहले सेक्रेटरी जनरल थे हिजबुल्लाह के, उनको जब निशाना बनाया गया था 1992 में, जिनकी जगह फिर इन्होंने संभाली, 1982 में बनी थी ना हिजबुल्लाह, तो 1992 तक तो वही रहते। उसके बाद 10 साल को छोड़ के उसके बाद से यही हैं सैयद हसन नसरुल्लाह। तो उनको जब निशाना बनाया गया था, उनकी अहलिया और उनका बेटा साथ था, तो वो बक्का वैली में ही, वादी बक्का में ही जो है जनूबी लेबनान में उनकी वहीं पे तदफीन हुई थी। और वहाँ पर अगर आप जाएँ तो वहाँ पे उनके जो आखिरी आराम गाह है, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में लोग कुछ अर्से पहले तक जा रहे थे। अब जंग है तो मुझे नहीं पता कि क्या हालात हैं वहाँ पे। वो बिल्कुल बॉर्डर से थोड़ा सा आगे जनूबी लेबनान में, इसराइल की सरहद है उससे कुछ दूर। लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह जो हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ बातें हैं। एक बात जिनमें से मुख्तलिफ बातें हैं, लेबनान की भी बात हो रही है, लेकिन ज़्यादा जो बात कही जा रही है इस वक्त, ये बात की जा रही है कि उनकी करबला में जो है वो, अच्छा, हिजबुल्लाह के लोग चूँकि यहाँ पर भी हैं, इराक़ में भी हैं, उधर भी हैं, तो वो जो है वो ये एक बात है कि खामोशी से उनकी तदफीन हुई, लेकिन बाद में जो है इसका प्रॉपर एक ऐलान होगा। ये भी हो सकता है कि लेबनान में हो तदफीन उनकी हुई हो, लेकिन काफ़ी लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि करबला में। अच्छा, अब ये 2-3 वाक़यात, एक तो ये कि आयतुल्लाह ख़ामेनेई की का आना और आके खुले आसमान के नीचे ये पूरा खुतबा और उनकी बात। दूसरा ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा का इन हालात में शदीद, जब मिज़ाइलों से फ़ज़ाएँ जो हैं वो, आपको पता है ये यूक्रेन की जब जंग शुरू हुई थी तो एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था 2014 में। ये सबसे ज़्यादा जो ख़तरा होता है, ये फ़्लाइट्स वगैरह कैंसिल कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक मलेशिया का जहाज़ गिर गया था, एक रशिया का गिर गया था सीरियन वॉर में, तो ये जो है एक ईरान का जहाज़ गिर गया था, ये जब 80-90 की दहाई में अमेरिका के एक मिसाइल लग गया था या क्या, तो ईरान ने बहरहाल, अमेरिका ने फिर उसको पेमेंट वगैरह की थी। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ पहुँचे और उनके साथ जो है वो 10 टन इमदादी सामान ईरान के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से, हिलाल अमर के सरबराह और 2 शूरा के रुकन, ये ईरान से लेबनान इन्होंने फ़्लाई किया। किस जहाज़ में किया, क्या प्रोटेक्शन थी, कैसे था, बस कि इन्होंने ये वहाँ पहुँचे और इन्होंने, जो मैंने कहा ना कि ईरान में लेबनान के साथ इन्होंने बात की है और ये मुकम्मल तौर पे कहा है कि हम लेबनान के साथ खड़े हैं, ईरान साथ खड़ा है लेबनान के,
हर किस्म के जो भी सूरत हाल पैदा होती है उसमें, तो जिसे कहते हैं ना कि वो पहला वो एक उन्होंने रोल कर दिया। अब आ रही है सारे मुल्कों की कि वो लेबनान जाके वहाँ पे, गज़ा तो नहीं है ना कि जो चारों तरफ से इसराइल ने घेरा हुआ है। हमारे अकाबरीन भी मेरे ख्याल है थोड़ी सी अपनी ये जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है इसको छोड़ के अगर लेबनान कम से कम यहाँ से हिला लें, मेरे ख्याल से जमात इस्लामी और मौलाना साहब और बाकी शख्सियात से गुजारिश कर सकते हैं कि वो यहाँ से इमदादी सामान फौरी तौर पे भेजें। वहाँ पे जो शहरी हैं, रफ़ीक अल हरैरी एयरपोर्ट पे यूनाइटेड नेशंस के जो इमदादी जहाज़ हैं वो भी उतरना शुरू हो गए, और अरब ममालिक और बाकी यूरोप के भी किसी वक्त भी शुरू हो जाएंगे वहाँ पे। तो यहाँ से हमारे तरफ से भी यकीनन जाएगा ये, क्योंकि अभी तक फ़्लाइट्स वगैरह क्लियर नहीं थी, यकीनन जाएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तवज्जो इस तरफ दें, ये जो सूरत हाल है इधर तवज्जो दें। तो क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान में तो आपको पता है बहुत बड़ी तादाद में लोग बहुत बेचैन हैं ये फ़लस्तीनियों के लिए। तो अब लेकिन ये कि वो अलग था कि जी इजिप्ट पे गज़ा का बॉर्डर बंद है और ये सारा, ये तो लेबनान है ना, तो लेबनान